नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज एक और वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल वीडियो है, बहुत आसान तरीके से आपको मैं बताऊँगा और कुछ इसमें नियम है, कुछ सूत्र हैं जो आप याद रखिए। जब आप कुंडली देखेंगे किसी की भी, तो वो ये जो नियम है, जो सूत्र हैं, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो आरम्भ करते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। वीडियो आरम्भ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आइए वीडियो आरम्भ करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं, उसको देखने की बहुत सारी विधि होती हैं। सबसे पहले आपको पंचांग वाला पन्ना जो है वो देखना पड़ता है। आपका जन्म शुक्ल पक्ष में है, कृष्ण पक्ष में है, दिन में है, रात में है, ये सारी चीज़ें जब आप देख लेते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर आपका रात में जन्म है तो कौन से ग्रह बली होंगे, दिन में जन्म है तो कौन से ग्रह बली होंगे, किनको काल बल मिलता है और कौन से ग्रह वक्री हैं, सूर्य से कितनी दूर हैं, सूर्य के कितनी पास हैं। ये सारी चीज़ें जब आप कुंडली में देख लेते हैं, उसके बाद भी आपके मन में एक दुविधा रहती है कि इस कुंडली की शक्ति को कैसे पहचाना जाए। क्या ये कुंडली शक्तिशाली है? जो अपने योग जो इसमें बन रहे हैं कुंडली में, क्या वो पूर्ण रूप से फलीभूत होंगे? कब फलीभूत होंगे? कैसे फलीभूत होंगे? बहुत से प्रश्न हैं आपके मन में उठते हैं और ये जो प्रश्न है, इन सब का एक बहुत सरल तरीके से मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए जो दोस्तों 3 सूत्र आप हमेशा याद कर लीजिए। जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं, ये सूत्र अपने मन में बिठा लीजिए और उसको देखकर क्या क्या उसमें देखना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाव। दूसरा देखिए आप भावेश। और तीसरा देखिए शुभ ग्रह। और चौथे आप देखिए भावों पर किसका प्रभाव पड़ रहा है। ये 4 चीज़ें अगर आप देख लेते हैं कुंडली में, तो बहुत हद तक आपको पता चल जाएगा कि कुंडली के कितने भाव बली हैं और कितने भाव अगर कुंडली में बली होते हैं तो कैसे फिर आप कुंडली को देख सकते हैं कि ये कुंडली शक्तिशाली है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ भाव का मतलब क्या होता है। बहुत से लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा, जो लोग भी ज्योतिष सीख रहे हैं अभी किसी इंस्टीट्यूट से, किसी शिक्षक से, किसी गुरु से, किसी अच्छे देवज्ञ से, किसी अच्छे पंडित जी से, तो आप बहुत सी चीज़ें उसमें सीखिए। बहुत सी चीज़ें इसमें सीखने को भी हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सीखते हैं, लेकिन जब उसको आप किसी कुंडली पर लगाते हैं तो उसके जो परिणाम है वो आपको नहीं मिल पाते हैं। तो इसको लेकर बहुत से ऐसे सूत्र हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। तो उनमें से एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ, भाव। भाव का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 10 नंबर और यहाँ पे मैंने लिखा है चंद्रदेव, तो ये पहला भाव है। यहाँ पे 10 नंबर राशि लिखी है और वहाँ पे चंद्रदेव जो हैं विराजमान हैं दोस्तों। और इस भाव के भावेश कौन है? जैसे मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है कि भावेश कौन होंगे। इस भाव के यानी पहले भाव के कुंडली में भावेश होंगे शनिदेव। तो ये पूर्ण रूप से सबको क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी इसको लेकर। हालांकि ये बहुत एक आसान एक नियम है जो मेरे ख्याल से ज्योतिष सीखते हैं उन सबको ये पता होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो यहाँ भावेश बन गए शनिदेव। और अब शुभ ग्रह आपको देखने हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत से लोगों के मन में एक विकार है, एक कन्फ्यूज़न है, उसको मैं दूर कर देता हूँ। हमें यहाँ पे नैसर्गिक शुभ ग्रह नहीं लेने हैं दोस्तों। ये बात आप ध्यान से मेरी सुनिए। इसको आप डिफरेंट जो कुंडलियाँ होती हैं उन पे आप लगा के देखिए। नैसर्गिक शुभ ग्रह नहीं लेने हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से होते हैं?
बृहस्पति देव, शुक्र देव, बुध देव अगर किसी के साथ कुंडली में वो नहीं है, अकेले हैं, तो वो नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा अगर वो किसी के साथ कुंडली में विराजमान नहीं है और पंचमी तिथि के बाद आपका जन्म है शुक्ल पक्ष में, तो वो चंद्रदेव जो है शुभ माने जाते हैं, नीच के नहीं होने चाहिए, फिर वो शुभता अपनी खो देते हैं। तो ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं दोस्तों। लेकिन हमें नैसर्गिक शुभ ग्रह और नैसर्गिक जो पापी ग्रह होते हैं वो पंचदा मैत्री चक्र में लेने पड़ते हैं। उसके ऊपर कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पंचदा मैत्री चक्र कैसे देखा जाता है। एक विस्तार में अलग से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि तत्कालिक मित्र और शत्रु क्या होते हैं, नैसर्गिक मित्र और शत्रु क्या होते हैं, फिर उनको पंचदा मैत्री चक्र में कैसे देखा जाता है। ये फलित में आपके बहुत काम आता है। लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं, आपको हर लग्न के लिए शुभ ग्रह देखना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैंने मकर लगन का एक उदाहरण लिया है, लगन में 10 नंबर लिखा है, तो ये मकर लगन की कुंडली बन जाती है। तो मकर लगन के लिए शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, पहले आपको ये जानना आना चाहिए दोस्तों। ये अगर आप नहीं जान पाएंगे तो फिर आपके फलित भाग में गलती होने के बहुत ज़्यादा जो हैं चांस रहेंगे। तो शुभ ग्रह कौन से हैं, यहाँ पे शनि देव क्योंकि लग्नेश हैं बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। और उसके बाद 10वें घर के स्वामी और 5वें घर के स्वामी शुक्र देव यहाँ पे शुभ माने जाएंगे। 10वां घर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पंचमेश भी हैं और दशमेश भी हैं, तो ये योग कारक बन जाते हैं। लेकिन जो एक पराशरी नियम है वो आप याद रखिए, 10वें घर में अगर शुभ ग्रह की राशि रहती है तो वो ग्रह शुभ रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनके पास त्रिकोण का भी स्वामित्व है, शुक्र देव के पास पंचम भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए यहाँ पे शुक्र देव एक शुभ ग्रह माने जाएंगे। और शुभ ग्रह माने जाएंगे बुध देव, क्योंकि एक त्रिकोण में उनकी राशि आ रही है। त्रिकोण में मूल त्रिकोण राशि होने की वजह से बुध देव की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो 6 नंबर राशि होती है दोस्तों। तो अब इसमें थोड़ी सी और मैं आपको चीज़ें और बता देता हूँ। बुध देव कितने अंशों पर है कुंडली में, आपको ये देखना पड़ेगा। इसमें एक साधारण से नियम है जो आप हमेशा याद रखिए, कितने अंशों तक ग्रह जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहता है। ये ऑलरेडी इस पे पहले भी मैंने एक वीडियो बहुत जो है सुचारू ढंग से बहुत आसान तरीके से बनाई है, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ एक ही ग्रह के बारे में। बुध देव जब कन्या राशि में रहते हैं, लेकिन उनके अंश 16 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक ही होने चाहिए, तो वो अपनी मूल त्रिकोण जो राशि होती है उसमें माने जाते हैं दोस्तों। बाकी सब अंशों में, यानी अगर 0 से 15 डिग्री तक हैं बुध देव आपकी कुंडली में और वो 6 नंबर राशि में ही हैं, तो वो फिर उस समय उच्च के माने जाएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में नहीं माने जाते हैं। परंतु मूल त्रिकोण राशि में सिर्फ 16 से 20 डिग्री तक, उसके बाद जो डिग्रीज बच जाती हैं 20 से लेकर 30 डिग्री तक, वो उनकी स्वग्रही राशि मानी जाती है। इसी तरह से ये जो नियम है हर ग्रह पर लागू होता है दोस्तों। तो ग्रह कितना बली है, कितना शुभ है, अगर मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ पे 7 नंबर राशि में है किसी की भी कुंडली में, तो वो शुक्रदेव मूल त्रिकोण राशि में माने जाएंगे। लेकिन पहले आपको शुक्रदेव के अंश जो हैं वो ज़रूर देख लेने हैं दोस्तों। तो शुक्रदेव जब 1 से लेकर 15 अंश तक रहते हैं तुला राशि में, तभी वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में माने जाते हैं। तो वो उनकी शुभता उस अंशों में ज़्यादा होगी, परंतु जब बाकी अंशों में रहेंगे तो वो स्वग्रही माने जाएंगे, उसमें थोड़ी सी शुभता कम रहती है। तो ये एक तालिका है, ये आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको विस्तार में बता दिया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया शुभ ग्रह कौन से हमें लेने हैं। हर कुंडली जब आप देखेंगे तो शुभ ग्रह वही लेने हैं जो उस लगन के लिए शुभ होते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि किस भाव पर किसका प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। तो इसमें कुछ नियम, कुछ सूत्र हैं, वो आप याद कर लीजिए। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, कोई भी भावेश जब अपने भाव से संबंध बना लेता है तो वो अति शुभ माना जाता है, यानी उस भाव को बहुत ज़्यादा बल मिल जाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
तो ये जो है एक काल्पनिक कुंडली है, किसी की भी कुंडली नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये ग्रह हैं जो अपनी अपनी जगह पे इनको बिठाया है। शनिदेव यहाँ पे देखिए लगन के स्वामी हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें देखना है कि शनिदेव की दृष्टि कहाँ पड़ रही है। तो पहला जो नियम होता है जब आप कुंडली, किसी की भी कुंडली देखते हैं, आप लगन भाव को देखिए सबसे पहले। वहाँ पे चाहे चंद्रमा, यहाँ इस कुंडली में यहाँ चंद्रमा आ रहा है तो ये चंद्र कुंडली भी साथ साथ बन जाएगी, लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा नहीं होते तो आपको क्या देखना है, लगन भाव पर किसकी दृष्टि है। तो यहाँ देखिए शनिदेव 10वीं दृष्टि अपने ही भाव पर दे रहे हैं, तो ये जो भाव होगा बली हो जाएगा दोस्तों। तो चौथा नियम जो मैंने आपको बताया है, किस भाव पर किसका प्रभाव है, तो ये नियम ये लागू होता है जब भावेश अपने भाव को देखता है तो भाव बली हो जाता है। और किसी भी स्थिति में भावेश कहीं भी क्यों ना बैठा हो, नीच का क्यों ना हो, अस्त भी क्यों ना हो, छठे घर में क्यों ना हो, अष्टम भाव में क्यों ना हो, लेकिन जब वो अपने भाव पर दृष्टि डालता है दोस्तों, तो ये पराशरी नियम है, आप याद रखिए। अपने भाव को वो बल अवश्य देगा, उसको बचाने की पूर्ण रूप से वो चेष्टा करता है। अब दूसरा नियम यहाँ पे ये है कि किसी भी भाव को अगर उस लगन के शुभ ग्रह देखते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो वो भाव भी अत्यंत बली हो जाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए शुक्रदेव इस कुंडली में मैं मेष राशि में विराजमान कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए शुक्रदेव हालांकि अपनी शत्रु राशि में है, ये मंगल देव की राशि होती है, ये उनकी शत्रु राशि है, अति स्वस्थ नहीं है शुक्रदेव यहाँ पर, परंतु दृष्टि उनके अपने घर पर पड़ने वाली है, दशम भाव पर। तो अपने घर पर दृष्टि डालने की वजह से दशम भाव जो है वो बली हो जाता है दोस्तों। ये पराशरी नियम है, ये आप हमेशा हमेशा याद रखिए। अब इन सब के ऊपर एक और बहुत सुंदर नियम है जो आप कुंडली देखते वक्त याद रखिए, उससे आपको भाव के बल के बारे में पता चल जाएगा। तो ये जो वीडियो, ये मैं आपको भाव बल के बारे में ही एक तरह से बता रहा हूँ, और उसमें कितने भाव बली होते हैं वो फिर आपको बताऊँगा कि कुंडली में कितनी शक्ति आती है। कोई भी भाव, मान लीजिए यहाँ पे मैं अष्टम भाव की बात कर रहा हूँ, अष्टम भाव कैसे बली हो सकता है। यहाँ देखिए सूर्य देव हालांकि शत्रु राशि में बैठे हैं, परंतु अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अपने भाव को बली अवस्था में ज़रूर करेंगे, उनको बल अवश्य प्रदान करेंगे। किसी भी भाव के एक घर पीछे और एक घर आगे अगर दो शुभ ग्रह बैठ जाते हैं, अब वो दो शुभ ग्रह जो हैं लगन कुंडली के शुभ ग्रह होने चाहिए, नैसर्गिक शुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। तो वो जो ग्रह, वो जो भाव है अत्यंत रूप से बली हो जाता है। मान लीजिए यहीं पे एक उदाहरण ले लेते हैं कि अगर एक तरफ शुक्रदेव आ जाए यहाँ पे और एक तरफ अगर बुधदेव आ जाए यहाँ पे, तो अष्टम भाव जो है ये बहुत ज़्यादा बली हो जाएगा। ऐसा बहुत कम देखा जाएगा कि शुक्र और बुध में इतनी ज़्यादा दूरी रहती है, लेकिन जब आप कोई भी कुंडली बनाते हैं तो वहाँ पे ये योग आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा योग जो है मेरी कुंडली में भी है। मेरी कुंडली में 11वें भाव में सूर्य देव हैं और 12वें भाव में बुध देव हैं जो कि अकेले हैं, और 10वें भाव में शुक्र देव हैं। तो सूर्य देव वहाँ पे बली हो जाते हैं दोस्तों, और 11वां भाव भी वहाँ पे बली हो जाता है। तो दो कुंडली के शुभ ग्रह किसी भी भाव के आगे पीछे आ जाएंगे तो उस भाव में बल आ जाता है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही साधारण से नियम है, जब आप कुंडली देखते हैं बहुत ध्यान से उनको आप देखिए कि भाव और भावेश का संबंध बनता है तो वो भाव बली हो जाता है। भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि बनेगी तो भाव बली हो जाएगा। अगर भावेश अपने ही भाव में जाके बैठ जाए तो भी भाव बली हो जाता है। मान लीजिए यहाँ शनिदेव अगर लगन में ही आके बैठ जाते, या बुधदेव 6 नंबर राशि में आके बैठ जाएं, या शुक्रदेव 7 नंबर में बैठ जाएं, तो भी भाव जो है वो बली हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगर मैं मंगल देव को यहाँ विराजमान कर देता हूँ, इस लगन के लिए मंगल देव एक शत्रु ग्रह है, लेकिन
अपने भाव में बैठने की वजह से चौथे घर के जो कारकत्व हैं उनमें 100% ये वृद्धि करने वाले हैं। और जितनी दृष्टि इनकी अपने भाव ऊपर पड़ेगी, यहाँ देखिए 8वीं दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ रही है, तो अपने भाव को ये हमेशा बल प्रदान करेंगे दोस्तों। तो ये साधारण से नियम है, इनको आप याद रखिए। अब हमें ये पहचानना है कि कुंडली में कैसे आप पहचाने कि इस कुंडली में कितना बल है, कितनी शक्ति है। तो उसको देखने के बहुत से नियम होते हैं, लेकिन ये एक साधारण नियम मैंने आपको बता दिए हैं। इनको अगर आप देख लेते हैं तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कुंडली शक्तिशाली है। किसी भी कुंडली में जब आप ये सूत्र लगाते हैं और कम से कम 5 भाव बली हो जाते हैं तो वो कुंडली जो है बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। अगर 5 से ज़्यादा बली होंगे, 6 बली हो जाए या 7 बली हो जाए, तो फिर वो अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है दोस्तों। तो इस तरह से जब आप कोई कुंडली देखते हैं, आप उसको एक छोटा सा उसका एक निर्णय ले सकते हैं। ये सूत्र बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको आप अप्लाई करिए और देखिए कैसे आपको उसमें रिज़ल्ट जो है देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।